हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे अकेडमी पर। मैं साक्षी शर्मा आपको DSSP PRT की टीचिंग मेथडोलॉजी की क्लासेस करवाती हूँ यूट्यूब पर, जो कि हमारा फ्री बैच है। इसकी हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। तो पहले आज हम अपनी उन्हीं क्लासेस को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि हम अब तक क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है, फिर हम अपनी आगे की शुरुआत करेंगे। जो मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट ही करवाती हूँ और जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। आप अपने नोट्स एज डे वाइज अपने कंप्लीटली बनाते रहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से ना निकले। और जो भी क्वेश्चन या केस स्टडी एग्जाम में आते हैं वो इन्हीं बुक्स में से आती हैं, जो इग्नू के हैं या NIOS की बुक्स हैं उनमें से। तो आप मेरे पास आइए और अपनी कंप्लीट 100 मार्क्स की DSSP PRT की तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, जो है हमारी क्लास 3। ठीक है, चलिए। वृद्धि शरीर के परिमाण संबंधी परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। वृद्धि के मुख्य संकेतक हैं लंबाई या वजन में बढ़ोतरी, शारीरिक ढांचे और अनुपात में परिवर्तन। विकास के सभी आयामों में सतत रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु शारीरिक विकास में होने वाले परिवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वृद्धि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन परिवर्तनों को मापा जा सकता है। एक बच्चे की वृद्धि दर दूसरे से अलग हो सकती है। जीवन के शुरुआती 2 वर्षों में वृद्धि तेजी से होती है। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के एक सुपोषित बच्चे की लंबाई में 50% तक की वृद्धि होती है। जीवन के प्रारंभिक 2 वर्षों के बाद वृद्धि में एक मोड़ आता है और वृद्धि की दर किशोरावस्था तक धीमी गति से होती है। तरुणावस्था में वृद्धि तेजी से होती है। तरुणाई में लंबाई वजन में तेजी से वृद्धि होती है। फिर आगे आपके पास नवजात शिशु की लंबाई 47 सेंटीमीटर से 52 सेंटीमीटर तक होती है। नवजात शिशु का वजन 2.4 किलोग्राम से 3.2 किलोग्राम तक होता है। शैशवावस्था तथा टॉडलर अवस्था में बालक बालिकाओं की अपेक्षा अधिक भारी और लंबे होते हैं। टॉडलर अवस्था होती है 1 से 3 वर्ष की। लंबाई और वजन का चार्ट बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास को आंकने का अच्छा तरीका है। 2 साल की आयु में सिर का आकार बच्चे की लंबाई का एक चौड़ाई हो जाता है। 3 वर्ष की आयु में चौड़ाई में वृद्धि 90% तक पूरी हो जाती है। हालांकि मस्तिष्क का क्रियात्मक विकास किशोरावस्था तक होता रहता है। जन्म से पहले तथा दूसरे वर्ष में एक शिशु की लंबाई जन्म से लगभग 40% से 60 से 75% क्रमशः बढ़ जाती है। विकास क्या है? विकास गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। संज्ञानात्मक तथा सामाजिक संवेगात्मक परिपक्वता को परिमाणात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता। इन परिवर्तनों को गुणात्मक रूप से ही मापने की आवश्यकता होती है। विकास के सिद्धांत। विकास एक सतत तथा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। विकास प्रक्रिया में न केवल शारीरिक परिवर्तन बल्कि बच्चे की सामाजिक, संवेगात्मक तथा संज्ञानात्मक विकास भी शामिल है। विकास अनुक्रमिक है। विकास का एक पैटर्न है जो क्रमबद्ध रूप में होता है। विकास सिर से पैर की ओर,
शिरा पदाभिमुख सिफेलोपोडल कहलाता है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सिर से पांव। यह बताता है कि विकास बच्चों के सिर के क्षेत्र में पहले होता है, जो कि धड़ से होता हुआ अंत में टांगों तक पहुंचता है। विकास केंद्र से प्रारंभ होकर बाहरी सतही अंगों की ओर भी होता है, जो पास से दूर के क्रम को बताता है। यह विकास समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमो डिस्टल है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है पास से दूर। बच्चे अपने हाथों से पहले बाहों का उपयोग करना सीखते हैं। अंगुलियों पर उनका नियंत्रण उससे भी बाद में होता है। छोटे बच्चे को विभिन्न सम प्रत्यय पढ़ाते समय हम मूर्त वस्तु या चित्रों से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि विकास मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। विकास परिपक्वता और सीखने का परिणाम है। बच्चे 6 महीने में बैठना सीख जाते हैं। 8 से 9 महीने में पकड़कर खड़ा होना तथा पहला कदम 9 से 12 महीने में तथा अच्छे से चलना 13 से 15 महीने की आयु में शुरू कर देते हैं। परिपक्वता उन सभी विशेषताओं तथा सामर्थ्य को प्रकट करती है जो आनुवांशिक रूप से मिलता है। आनुवांशिक रूप से यानी कि हेरिडिटी रूप से हमारी कुछ क्षमताएं जैसे चलना, बोलना, ज्ञानार्जन आदि होती हैं। छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं? वे अनुकरण, प्रयास और भूल के द्वारा सीखते हैं। परिपक्वता तथा अधिगम आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकास परिपक्वता अथवा अधिगम का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। हर एक बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। विकास समग्र रूप से विकसित होता है। प्रत्येक विकासात्मक पक्ष दूसरे पक्षों को प्रभावित करता है तथा दूसरे पक्षों के द्वारा प्रभावित होता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कल हमने इसमें 3 केस स्टडी करी थी। पहली तो सुधीर की थी। सुधीर के अंदर अपने माता पिता की वजह से आनुवांशिक गुणों के कारण लंबाई और वजन सामान्य बच्चों से कम रह गए थे। सोनू के माता पिता रोज दिहाड़ी पर जाते थे। आर्थिक समस्या के कारण उसकी शैक्षिक प्रगति और बौद्धिक प्रदर्शन अच्छा नहीं था। फिर थी हमारी तीसरी केस स्टडी रीमा की, जो 3 वर्ष की हो गई थी परंतु अच्छे से बोल नहीं पाती थी, जबकि उसके माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, क्योंकि उससे कोई बात करने वाला, खेलने कूदने वाला नहीं था। फिर था हमारा वंशानुगम और आनुवांशिकता। बच्चों में अपने माता से और पिता से 23 गुणसूत्र क्या होते हैं? हस्तांतरित होते हैं। वातावरणीय कारक थे हमारे कि माँ के स्वास्थ्य, आयु, बीमारी, संवेगात्मक स्थिति बच्चे पर बहुत प्रभाव डालती है, जिस वजह से बच्चे का विकास नहीं हो पाता है। अगर माँ का पोषण अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसकी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो बच्चे पर भी उसका असर होगा। अगर माता की आयु 17 साल या उससे कम है तो उसके अंदर प्रजनन अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। प्रजनन के जो हार्मोन्स हैं वो भी सर्वोत्कृष्ट स्तर पर नहीं होते हैं, जिससे बच्चा होने में दिक्कत आती है। 35 साल की उम्र के बाद भी माता के अंदर ये हार्मोन का स्तर कम होने लग जाता है, जिस वजह से बच्चे होने में दिक्कत आती है। और 40 साल की उम्र के बाद ये दिक्कत जो है गुणसूत्रों की अनियमित हो जाती है, जिसके कारण बच्चा होने में दिक्कत आती है। माँ की अगर संवेगात्मक स्थिति अच्छी है तो बच्चा तंदुरुस्त होगा, और अगर माँ की संवेगात्मक स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चा कमजोर होगा, क्योंकि क्रोध करते समय माता के अंदर जो प्रवाह एक द्रव्य का होता है वो खून के माध्यम से बच्चे तक पहुंचता है, जिसके कारण बच्चा भी चिड़चिड़ा हो सकता है। एक्सरे
की किरणें जो होती हैं वो बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। जो दवाइयाँ होती हैं वो कई प्रकार की एंटीबायोटिक्स इतनी खतरनाक होती हैं कि बच्चे के अंदर कमियां पैदा हो जाती हैं। शराब तथा धूम्रपान, अगर कोई माता शराब का धूम्रपान का सेवन करती है तो उसका बच्चा भी अल्कोहल द्रव्य से, अल्कोहल सिंड्रोम से ग्रसित हो सकता है। वातावरण अगर अच्छा नहीं है, प्रदूषित है, तो बच्चे के अंदर अनेकों बीमारियां हो सकती हैं। अगर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है तो बच्चा विकास के क्षेत्र में पिछड़ जाएगा। अगर रहन सहन की स्थिति और बीमारी, दुर्घटना आदि बनी हुई है तो भी बच्चे जो है खसरा, चिकनपॉक्स, काली खांसी, डायरिया, अनेक मानसिक रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। अगर परिवार छोटा है और माता पिता अपने बच्चों को टेलीफोन, मोबाइल फोन, टेलीविजन आदि दे करके रखते हैं तो बच्चों की आंखों की रोशनी, दिमाग की स्थिति कमजोर हो सकती है और बच्चे का विकास रुक सकता है। अब आगे है हमारे पास बच्चों के पालन पोषण के तरीके। तो चलिए आज हम अपना ये टॉपिक करेंगे जो है बच्चों के पालन पोषण के तरीके। एक बार पहले रिवाइज करना ठीक रहता है, उससे हमें अपना पिछला रिमाइंड हो जाता है और हमारे माइंड में परमानेंटली नॉलेज जो है वो बार बार रिवाइज करने से ही फिट होती है। तो तभी मैं एक बार पीछे रिकैप जरूर लेती हूँ। तो देखिए क्या है आज बच्चों के पोषण के तरीके। आपने देखा होगा कि कुछ माता पिता बहुत ही अधिकांशपूर्ण अपना रवैया रखते हैं। ये भी हम कल कर चुके थे कि कुछ माता पिता का तरीका इतना ज्यादा रूड होता है अपने बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चों की कोई भी बात नहीं सुनते हैं, जिसके कारण बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। और अगर बच्चों को आत्मविश्वास से भरपूर बनाना है तो माता पिता को अपने बच्चों की राय भी जाननी चाहिए ताकि उनके अंदर ये आत्मविश्वास पैदा हो सके कि वो भी सही बात करते हैं। सक्षम और उद्दीपनपूर्ण वातावरण, स्कूलों का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को प्रश्न पूछने का अधिकार हो, बच्चों को क्रियाकलाप करने का अधिकार हो ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास बने और वो नई नई खोजें करें, अपनी सृजनात्मक शक्ति का यानी कि क्रिएटिविटी का विकास करें। आगे है भाई बहनों का प्रभाव। चलिए ये करते हैं। अपने माता पिता के अलावा बच्चे अपने भाई बहनों से भी प्रभावित होते हैं। वे एक दूसरे को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने तथा दक्षता बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगर माता पिता बड़े बच्चे को परिवार में आए नए शिशु की देखभाल के लिए शामिल करते हैं तो बच्चा उत्तरदायित्व सीखता है और स्वेच्छा से साझा करना भी सीखता है। माता पिता को भाई बहनों से में तुलना करने से बचना चाहिए क्योंकि यह बच्चों में ईर्ष्या और द्वेष को पैदा कर सकता है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के प्रति उनका व्यवहार पक्षपात सहित और समान होना चाहिए। ठीक है, जो घर में भाई बहन होते हैं तो एक बड़ा भाई को या बड़ी बहन है तो उसको माता पिता को ये कहना चाहिए कि ये तेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, इसका ध्यान रख, ताकि उसके अंदर भी उत्तरदायित्व की, जिम्मेदारियों की भावना बढ़े और वो समझे कि वो बड़ा है, उसके अपने छोटे भाई बहन के लिए प्यार, देखभाल का भाव मन में होना चाहिए। और कभी भी माता पिता को अपने बच्चों के अंदर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपैरिजन होने से अगर जो बच्चा कम है वो अपने अंदर हीन भावना को ले आएगा और उससे जो है उसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना पैदा हो जाएगी। ठीक है, आगे है समवाय समूह। घर और अपने परिवार की सीमा से परे बच्चा अपने समवाय समूह में किस प्रकार स्वीकार किया जाता है, यह उसके आत्म प्रत्यय पर गहरा प्रभाव डालता है। समवाय समूह बच्चे को समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों को सीखने और इसी प्रकार का व्यवहार करने में मदद करता है। समवाय समूह की स्वीकृति बच्चों को संवेगात्मक सहायता प्रदान करती है। हालांकि माता पिता बच्चों को सामाजिक व्यवहार सिखाते हैं
पर दोस्तों की संगत में ही बच्चे चीजें साझा करना, सहयोग, स्वायत्तता, नेतृत्व कौशल तथा प्रतियोगिता की भावना को सीखते हैं। इसीलिए स्वाभाविक वृद्धि और विकास में समवाय समूह के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बच्चा जहाँ अपने घर और परिवार में सीखता है, उसी तरीके से अपने पीयर ग्रुप यानी कि समवाय समूह में भी सीखता है। बच्चा इससे क्या सीखता है? अपने दोस्तों की संगति में रहेगा तो वो अपनी चीजों को साझा करना सीखेगा, सहयोग की भावना सीखेगा, स्वायत्तता की भावना उसके अंदर आएगी, यानी कि अपने से जिम्मेदारी लेने की, नेतृत्व करने का कौशल उसके अंदर आ सकता है। क्योंकि बच्चे आपस में जो है कई ऐसे गेम्स खेलते हैं जिनमें वो नेता की भूमिका निभाते हैं या टीचर स्टूडेंट की भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से उनके अंदर नेतृत्व कौशल बढ़ेगा और प्रतियोगिता की जो भावना है वो भी उनके अंदर बढ़ेगी। लिंग और संस्कृति, नेक्स्ट जो कारक है विकास को प्रभावित करने वाला वो है लिंग और संस्कृति। समाज द्वारा निर्धारित लैंगिक भूमिकाओं के आधार पर व्यवहार को सीखना एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, ताकि ताकि बच्चों को साथी समूह की स्वीकृति मिल सके। लड़के व लड़कियों में व्यवहार में अंतर परिवार तथा समाज की उम्मीदों के कारण उभर कर सामने आते हैं। लड़कों को लड़कियों की तरह रोने के बजाय लड़ने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, जबकि लड़कियों के साथ अपेक्षित व्यवहार होने पर उनसे रोने की उम्मीद की जाती है। यह भेदभाव समाज के लिए बहुत घातक है, क्योंकि यह लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। जो भेदभाव है समाज का, वो लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। माता पिता तथा शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शब्दों या क्रियाओं द्वारा किसी भी प्रकार के लैंगिक का भेदभाव को बढ़ावा देना नहीं चाहिए। और इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियां भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। देखिए, लिंगो समाज क्या है? जो हमारा समाज है उसमें ये सोचा जाता है कि रोने का काम तो लड़कियों का है। जब भी कोई लड़का रोता है तो उससे ये कहते हैं क्यों रो रहा है तू, क्या तू लड़की है, लड़कियां रोती है। तो ये समाज में गलत भावना है, क्योंकि इमोशंस तो लड़कों के अंदर भी होते हैं और आंसू जो है वो झूठ तो बोलते नहीं है। तो अगर कोई इंसान रो करके अपना इमोशन बाहर निकाल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की है, उसका मतलब ये है कि वो एक इमोशनल इंसान है, अपने भी इमोशंस को समझता है और दूसरों के भी इमोशंस को समझता है। ठीक है, उसी तरीके से लड़कियों को क्या समझा जाता है कि लड़कियां तो कमजोर है, लड़कियां ड्राइविंग अच्छे से नहीं कर सकती। पर इस बात को लोग भूल जाते हैं कि तुम्हारी मानसिकता के कारण ही लड़कियां ड्राइविंग अच्छे से नहीं कर पाती हैं। ठीक है, और आज समाज में थोड़ी सी भी अच्छाई बची हुई है तो वो इसी वजह से है कि लड़कियां लड़ाई झगड़े से दूर रहती हैं। अगर वो भी लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं तो पता नहीं समाज का आज क्या हाल हो, क्योंकि गुंडागर्दी ज्यादातर ये हम सभी जानते हैं कि लड़कों के द्वारा ही फैलाई जाती है। और हमें अपने समाज को बेहतर बनाना चाहिए। हमें लड़कियों को भी उतने ही ऑप्शंस देने चाहिए काम करने के जितने हम लड़कों को देते हैं, और लड़कों को भी रसोई के काम करने सिखाने चाहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि रसोई में कैसे काम किया जाता है। ये नहीं कि लड़के तो ऑर्डर मारने के लिए हैं और लड़के तो ऑर्डर देने के लिए हैं और लड़कियां ऑर्डर मारने के लिए हैं। हमें सभी को समान रूप से रखना चाहिए। अगर लड़के बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं तो लड़कियां भी बाहर जॉब करने के लिए जाएं। अगर लड़के ड्राइविंग करते हैं तो लड़कियां भी ड्राइविंग करें। अगर लड़कियां किचन में काम करती है, कपड़े धोती है, तो लड़के भी किचन में काम करें और कपड़े धोए। ये नहीं कि मैं नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या ये बहाना बना दो बच्चों के अंदर, ये काम तो लड़कियों का है, लड़कियों वाले काम है, और ये काम लड़कों का है, लड़कों वाले काम है। तो ये सब भेदभाव जो है समाज के लिए हानिकारक है और इनके जो बुरे परिणाम है वो आज हम सब भोग ही रहे हैं। ठीक है, आगे है खालिस्तान है।
बच्चे दोस्तों या मित्रों की संगत में डैश डैश और डैश सीखते हैं। क्या सीखते हैं बच्चे? नेतृत्व करना सीखते हैं, समन्वय करना सीखते हैं, और क्या सीखते हैं बच्चे? नेतृत्व, समन्वय और कंपटीशन की भावना उनके अंदर आती है, यानी कि प्रतियोगिता की भावना उनके अंदर आती है। देखिए यहाँ पर ये इस पॉइंट में लिखा हुआ है, मैंने पहले निशान लगवा दिया है कि दोस्तों की संगत में बच्चे चीजें साझा करना, सहयोग, स्वायत्ता, नेतृत्व और प्रतियोगिता की भावना सीखते हैं। ठीक है। फिर है अस्वास्थ्यकर वातावरण में रह रहे बच्चे डैश और डैश बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जैसे डायरिया का बच्चे शिकार हो जाते हैं, और भी बहुत सी बीमारियां जैसे कि इन्फ्लुएंजा का बच्चे शिकार हो जाते हैं, चिकन पॉक्स का, काली खांसी का बच्चे शिकार हो जाते हैं। तो आप कोई भी बीमारियां इसमें भर सकते हो। ऐसी 2 बीमारियों के नाम लिखिए जो कि वंशानुगत कारणों की से व्यक्ति तक पहुंचती है। मान लीजिए अगर माता पिता को शुगर है तो बच्चे को भी शुगर हो सकती है। अगर माता पिता को एड्स है और दवाई ना ली जाए तो बच्चों को भी एड्स हो सकता है। तो ये 2 बीमारियां तो मैंने बता दी हैं। और भी बीमारियां हो सकती है कि भाई अगर माता पिता की मानसिक हालत ठीक नहीं है तो बच्चे भी मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो माता पिता से बच्चों में हो जाती हैं। आगे है आपकी गतिविधि। ये तो करने की जरूरत नहीं है। अपने समाज के उन सांस्कृतिक कारकों की सूची एकत्रित कीजिए जो मुख्य तौर पर बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। तो हम देखते हैं अपने समाज में कि बच्चों को अगर सही पोषण नहीं मिल पाता तो उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। ठीक है। अगर बच्चों को खेलने कूदने का मौका नहीं दिया जाता तो वो अंदर से हीन भावना महसूस करते हैं। अगर बच्चों को बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा तो उनका भाषाई विकास नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर अनेकों कमियां रह जाती हैं अगर वातावरणीय कारक या सांस्कृतिक कारक उन्हें सही ढंग से ना मिले। और भी सांस्कृतिक कारक होते हैं जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे जब हम होली खेलते हैं तो बच्चों के अंदर उससे प्रेम की भावना उजागर होती है। वहीं अगर होली पर लड़ाई झगड़ा हो तो बच्चों के अंदर लड़ाई झगड़ा और द्वेष की भावना पैदा हो जाएगी। तो इस तरीके से अनेक कारक आप अपनी तरफ से बना सकते हो। ठीक है। आगे है आपने क्या सीखा। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें से हमने क्या क्या सीखा है। देखिए इस पाठ में आपने सीखा कि वृद्धि, लंबाई, वजन शारीरिक संरचना में परिवर्तन का संकेत देती है। यह शरीर में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है के बारे में बताती है। जीवन के प्रारंभिक 2 वर्षों के दौरान वृद्धि तेजी से होती है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं कि बच्चे के अंदर जो है जितने भी बच्चे के अंदर जो परिवर्तन आते हैं वो सब किस वजह से आते हैं। वृद्धि जो है वो लंबाई और वजन शारीरिक संरचना को बताती है, परिमाणात्मक है तो मापी जा सकती है, और प्रारंभिक 2 वर्षों में तेज होती है। विकास शरीर में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों के साथ व्यवहार तथा अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तनों की भी बात करता है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है उसके अंदर गुण भी परिवर्तित होते जाते हैं। तो उसका व्यवहार और उसके अभिवृत्ति यानी कि इंटरेस्ट भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है। और विकास को मापना कठिन है क्योंकि गुणात्मक है। विकास एक सब और क्रमबद्ध प्रक्रिया है, बिल्कुल लगातार होती रहती है, जीवन पर्यंत चलती है ये तो। और ये सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होती है। यह परिपक्वता और सीखने का क्या है, परिणाम है। यानी कि मैच्योरिटी और लर्निंग का रिजल्ट जो है वो क्या है, डेवलपमेंट है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, बिल्कुल, क्योंकि हर एक बच्चा क्या है, अनोखा है। ठीक है। आगे है विकास आनुवांशिकता और पर्यावरणीय। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारकों जैसे कि पोषण, माँ की उम्र तथा संवेगात्मक अवस्था से प्रभावित होता है। यह एक्सरे के संपर्क में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, जीवन दशाओं और पारिवारिक संरचनाओं, शिशु की पालन पोषण के तरीकों से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये हमारे कारक थे जो हमने विकास के दौरान पढ़े। तो जहां तक मैं समझती हूँ कि मैंने आपको इतना अच्छे से करवाया है कि आपको 6th चैप्टर अपना बिल्कुल माइंड में फिट हो गया होगा। आपको ये नोट्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। ठीक है।
तो जितने अच्छे से मैं करवा रही हूँ उतने अच्छे से आप कीजिए। और अब मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी करवा देती हूँ, ठीक है। चलिए, वैसे तो इनमें शायद उत्तर भी दे रखे हो, दे रखे हैं, दे रखे होंगे आई थिंक। चलो मैं एक, वरना तो हमें इनको इतना देखो ये उत्तर भी दे रखे हैं इन्होंने तो पहले ही, ठीक है ना। चलिए इनको देख लेते हैं, हमें तो उत्तर देखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, वृद्धि से आप क्या समझते हैं, वृद्धि के प्रमुख संकेतक कौन से हैं। वृद्धि जो है शारीरिक रूप में होने वाला परिवर्तन है जिसमें लंबाई और वजन आते हैं। वृद्धि के मुख्य संकेतक जो है वो लंबाई और वजन है। दूसरा है आपके पास वृद्धि और विकास के उदाहरण देते हुए अंतर बताइए। विकास जो है वो शरीर में लंबाई और वजन से संबंधित है, जबकि विकास शारीरिक परिवर्तन भी है, मानसिक भी है, संवेगात्मक भी है, सामाजिक भी है और संज्ञानात्मक परिवर्तन भी है। उचित उदाहरण देते हुए विकास के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। विकास के विभिन्न सिद्धांत है कि भाई ये जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और ये जो है मूल से अमूर्त की ओर होता है और ये ज्ञात से अज्ञात की ओर विकास होता है। विकास क्रमबद्ध है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, विकास के सिद्धांत थे। और विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। विकास, बालक का विकास समग्र रूप में होता है, इस कथन की तर्क संगत व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, बालक का विकास समग्र रूप से ही होता है, ये नहीं कि बच्चे के अगर एक पक्ष में विकास हो गया तो दूसरे में नहीं होगा। एक पक्ष दूसरे पक्ष से जुड़ा हुआ है, अगर एक पक्ष प्रभावित होता है तो दूसरा पक्ष भी अपने आप प्रभावित हो जाता है। जैसे कि यदि कोई बच्चा बार बार बीमार होता है तो वो अपने स्कूल में नहीं जा पाता, जिसके कारण उसकी शैक्षिक गतिविधि में अड़चन पैदा हो जाती है और उसका शैक्षिक रूप से वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। उसी तरीके से वो अपनी गेम्स वगैरह में पार्ट नहीं कर पाएगा, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वो जो है कमजोर साबित हो सकता है। ऐसा क्यों माना जाता है कि विकास सीखने और परिपक्वता का परिणाम है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि परिपक्वता मनुष्य में जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे आती है और समय के साथ साथ मनुष्य सीखता है और अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। अतः परिपक्वता और सीखना जब एक साथ होते हैं तो विकास को जन्म देते हैं। तो विकास जो है परिपक्वता और सीखने का परिणाम है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य में परिपक्वता आती है वो सीखना शुरू करता है और सीखने से उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन आते जाते हैं। कुछ प्रासंगिक कारक जो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं उनके नाम बताइए। इनमें से किन्हीं दो की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। ये तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये सब तो करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपने अपना एग्जाम के लिए आपका पूरा माइंड में सेटअप है या नहीं है। मेरे हिसाब से जैसे मेरे माइंड में सेटअप है वैसे आपके माइंड में भी ये जरूर होगा। तो प्रासंगिक कारक कौन से थे हमारे, वो हमारे कारक थे कि हमारे समाज, और कोई भी दो बता दें आप, कोई भी दो देख सकते हो, जैसे समाज और संस्कृति है और लिंग है हमारा और सामाजिक वातावरण है हमारा। तो ये और हमारे जो है परिवार, ये हमारे जो है प्रासंगिक कारक है, ठीक है। आगे है वातावरणीय कारक, जैसे प्रदूषण, एक्सरे, दवाइयाँ आदि अध्ययन में बच्चे को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। देखिए, प्रदूषण और एक्सरे और दवाइयाँ जो हैं वो बच्चे के मानसिक रोगों को जन्म दे देती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है जिसके कारण वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो अंदर आए हुए थे उनके हैं, ये मैंने बता दिया विकास क्या है। देखिए, पहले दो मैंने असत्य ही बताए थे, इसमें भी असत्य ही लिखे हुए, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। आगे कुछ बुक्स के नाम है, ये आपको करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा आज जो है कंप्लीट हो गया। एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने अभी तक कितना किया है, ठीक है। जो आज हमने किया है एक बार हम उसकी रिवीजन ले लेते हैं। चलिए, देखिए प्रासंगिक कारक है, भाई बहनों का प्रभाव। अगर घर में माता पिता हैं और भाई बहन भी हैं तो जब हम अपने किसी बड़े बच्चे को
छोटे बच्चे की ध्यान रखने के लिए कह देते हैं तो उससे उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है और छोटे के अंदर अपने बड़े के लिए सम्मान की भावना बढ़ती है। और माता पिता को चाहिए कि वो कभी भी भेदभाव ना करें, क्योंकि जब वो भेदभाव करेंगे तो बच्चों के अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना पैदा हो जाती है। समवाय समूह, बच्चा जैसे घर और परिवार में सीखता है वैसे ही वो अपने दोस्तों के साथ भी सीखता है। तो समवाय समूह में बच्चे को नेतृत्व की भावना सीखने को मिलती है, अपनी चीजें बांटने की भावना बच्चे के अंदर आती है और बच्चा जो है अपनी प्रतियोगिता की भावना को भी सीखना शुरू कर देता है। बच्चे के अंदर स्वायत्तता सहयोग की भावना विकसित होती है। लिंग और संस्कृति, हमारी अगर संस्कृति ऐसी है जहाँ पर लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है कि लड़के के काम अलग बांटती है और लड़कियों के काम अलग बांटती है, तो उससे भी समाज में भिन्नता पैदा हो जाती है जो कि बड़े दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। भेदभाव समाज के लिए बहुत ही घातक है क्योंकि यह लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये हमारे थे। फिर थे हमारे कि इन चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। वृद्धि लंबाई वजन और शारीरिक संरचना में परिवर्तन का संकेत देती है। यह शरीर में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है के बारे में बताती है। जीवन के प्रारंभिक 2 वर्षों के दौरान वृद्धि तेजी से होती है, यानी कि वृद्धि तो शरीर की लंबाई और वजन में होने वाला परिवर्तन है और इसे मापा जा सकता है क्योंकि यह परिमाणात्मक है। जीवन के 2 वर्ष जो शुरू के तब तेजी से होती है, बाद में धीमी हो जाती है, तरुणावस्था में फिर से तेज हो जाती है। ठीक है, और विकास जो है शरीर में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों के साथ व्यवहार तथा अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तनों की बात करता है। इसे मापना कठिन है क्योंकि यह गुणात्मक है, परिमाणात्मक नहीं है। इसके अंदर शारीरिक जो है परिवर्तन वो भी शामिल है और इसके अंदर जो हमारे सामाजिक संवेगात्मक परिवर्तन है वो भी शामिल हो जाते हैं। मानसिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, ये सब परिवर्तन जब एक साथ मिल जाते हैं तो विकास का रूप धारण कर लेते हैं। विकास एक सतत और क्रमबद्ध प्रक्रिया है, लगातार चलती है विकास की प्रक्रिया और इसका क्रम होता है जैसे कि सिफेलोपोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोपोडल यानी कि सिर से पैर की ओर और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि केंद्र से बाहर की ओर। यानी कि बच्चों में पहले भुजाओं का विकास होता है, फिर बच्चे के हाथ का विकास होता है, फिर बच्चे की उंगलियों का विकास होता है। और सिफेलोपोडल में पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, अन्य अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय पर उसका सिर हमें उसके बाकी के अंगों से अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि माता के गर्भ में पहले बच्चे का सिर बनता है और बाद में बाकी के अंग बनने शुरू होते हैं। ठीक है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। अवश्य विकास हर एक बच्चे में अलग अलग होता है क्योंकि हर एक बच्चा अनोखा है। हो सकता है कोई बच्चा खेल में अच्छा हो, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा हो, तो कोई बच्चा डांसिंग में अच्छा हो और ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा जल्दी सीख जाए और एक बच्चा थोड़ा लेट सीखे। तो अध्यापक को कक्षा में यही चाहिए कि वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखे। ठीक है, नेक्स्ट है विकास अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों जैसे पोषण, मां की उम्र, संवेगात्मक अवस्था से प्रभावित होता है। यह एक्सरे को के संपर्क में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, जीवन दशाओं और पारिवारिक संरचनाओं और शिशु की पालन पोषण के तरीकों से भी प्रभावित होता है। देखिए विकास जो है हमने 3 अपनी एक्टिविटी करी थी जो हमें साफ तौर पर बताती थी कि विकास में अनुवांशिकता का असर पड़ता है। जो हमारा सुधीर था पहली एक्टिविटी के अंदर, तो केस स्टडी थी जो हमारी, उसमें सुधीर जो है अपने सामान्य बच्चों से 8 वर्ष की उम्र में लंबाई और वजन में कम था। तो उसके माता पिता ने देखा लंबाई और वजन में कम है, क्यों? क्योंकि उसके माता पिता भी अपनी सामान्य से लंबाई और वजन में कम है, तो इसके अनुवांशिकता के कारण उस पर भी असर पड़ा। ठीक है, आगे फिर हमारे पास एक बच्चा था जिसका नाम था सोनू, जो दूसरी केस स्टडी में था। उसके माता पिता मजदूर थे, कंपनी एक फैक्ट्री में काम किया करते थे दिहाड़ी पर, तो उनके पास पैसे की कमी थी, पैसा अच्छे से नहीं था, तो जिस वजह से सोनू की शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं रही और ना ही वो अपना बौद्धिक प्रदर्शन अच्छे से कर पाया, तो उसका शैक्षिक विकास और बौद्धिक विकास वहीं रुक गए। फिर एक बच्ची थी हमारे पास तीसरी केस स्टडी में, रीमा, जो 3 साल की हो गई थी पर अच्छे से बात नहीं कर पाती थी। क्यों नहीं कर पाती थी? क्योंकि उसके माता पिता नौकरी पर जाते थे। उसके पास पैसे तो थे, माता पिता के पास शहरी कॉलोनी में लड़की रहती थी, परंतु उसके माता पिता के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो बच्ची के साथ बात कर सके, खेल सके। वो सिर्फ अपनी आया के साथ रहती थी और आया भी उससे बात नहीं करती थी, ना उससे खेलती थी,
सिर्फ उसे सुला देते हैं, तो उसके जो है भाषाई विकास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक जो है बच्चे पर असर डालते हैं। अगर माता के अंदर तनाव बना रहता है तो बच्चा भी तनावपूर्ण पैदा होगा, हो सकता है समय से पहले पैदा हो जाए। अगर माता अल्कोहल लेती है तो बच्चे के अंदर अल्कोहलिक सिंड्रोम मिलेगा, ठीक है। उसकी वजह से बच्चे के अंदर बहुत सी कमियां पाई जा सकती है, हो सकता है बच्चा भी जल्दी ही नशे का शिकार हो जाए, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं कि सामाजिक स्थिति भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। लड़कियों को बाहर ना जाने देना और लड़कियों को ड्राइविंग ना करने देना, लड़कियों के भी विकास में घातक है। और लड़कों के भी बहुत से जो विकास है, इमोशनल है, संवेगात्मक विकास है। अगर हम उनको ये कह देंगे कि रोना तो लड़कियों का काम है, तुझे ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, तो लड़कियां होती है, तो वहीं पर ही लड़के का जो है इमोशनल वाला विकास जो है वो रुक जाएगा, और फिर वो किसी की भी भावनाएं समझेगा ही नहीं, और फिर वो लड़ाकू प्रवृत्ति का हो जाएगा, जगह जगह जाकर के सिर मारेगा। तो इस वजह से हम देखते हैं कि विकास पर तो वातावरण के बहुत से कारक जो है अपना असर डाल देते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।